गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अपना जो चैप्टर चल रहा है ऊतकों का, उस चैप्टर में कल मैंने आपको पादप ऊतकों के बारे में अध्ययन कराया। इसके बाद में दूसरा जो पोर्शन जो शुरू हो रहा है इसमें पार्ट थर्ड में तीसरा पार्ट है आज इसका। और इसके अंतर्गत आज हम जंतु ऊतकों के बारे में अध्ययन करेंगे। जंतु ऊतकों की विभिन्न पेशीय संरचनाएं पाई जाती हैं। इन पेशीय संरचनाओं में विभिन्न प्रकार के ऊतक सक्रिय होते हैं। इन सक्रियों के द्वारा जीवों की जैविक परिकल्पनाएं संभव होती हैं। डियर स्टूडेंट, इसमें हम लोगों ने पादप ऊतकों में जैसा मैंने बताया कि विभज्य ऊतक भी पाया जाता है, सरल ऊतक होता है, दृढ़ ऊतक होता है, स्थायी ऊतक होता है, जाइलम ऊतक है, फ्लोएम ऊतक है। इन सबके अपने अपने अलग अलग कार्य होते हैं। उसी तरीके से ठीक जंतु ऊतक में भी विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं हम लोगों को देखने को मिलती हैं और इनमें इन सबका अपना अपना अलग अलग कार्य होता है। फर्स्ट जो जंतु ऊतक की बात करने जा रहा हूं वो है एपिथीलियमी ऊतक। और ये जो एपिथीलियमी ऊतक है, इसका जैसा नाम है एपिथीलियम यानी एपी यानी ऊपर, थीलियम यानी थैली की तरह। तो ऊपर शरीर के अंतर्गत है ना, शरीर के जितने भी अंग पेशी रूपांतरण होते हैं वो सभी इसमें जंतुओं के शरीर को ढकने के लिए, जैसा मैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि जंतुओं के शरीर को ढकने बाह्य रक्षा प्रदान करने वाला ऊतक होता है ये एपिथीलियम ऊतक। और शरीर के अंतर्गत जितने अंग पाए जाते हैं उनमें मुख्य रूप से जैसे त्वचा शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। तो त्वचा, मुख, आहार नली, रक्तवाहिनी, नलिका स्तर, फेफड़ों की कूपिका और वृक्कीय नली, ये जितने भी मैंने अंगों के नाम लिखे हैं ये सभी एपिथीलियमी ऊतकों के द्वारा निर्मित होते हैं। इनमें त्वचा जो है, त्वचा का ऊपर का भाग होता है, ऊपर के नीचे एक और आंतरिक स्तर पाया जाता है, फिर और तीसरा स्तर पाया जाता है, अधिचर्म रूप होता है। हम लोग देखते हैं कि अचानक से यदि फिसलने के उपरांत त्वचा पर घाव हो रहा है तो घाव होने के उपरांत सबसे पहले ऊपर की त्वचा पर उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। दूसरी कंडीशन, यदि हल्का घाव है तो ऊपर की त्वचा से ही अधिचर्म वाला जब पार्ट बाहर निकल के आता है तो उसमें ब्लड का सर्कुलेशन होता है, तो ब्लड अत्यधिक मात्रा में बाहर आता है। तीसरा, यदि और तेजी के साथ में यदि वो सर्कुलेट हुआ है तो ऐसी कंडीशन में कुछ समय के लिए ब्लड नहीं निकलता, यानी वो भाग पूरा सफेद हो जाता है वहां से। मुख, इसके बारे में हम लोग जानते हैं, शरीर का अपना जो पाचन तंत्र होता है उसका एक अंग माना जाता है, भोजन ग्रहण करने की इकाई होती है, ये भी एपिथीलियमी ऊतक के द्वारा निर्मित होता है। आहार नली, ये पाचन तंत्र का एक भाग होता है। शरीर में रक्त वाहिनियां पाई जाती है, रोजा रक्त को लाने ले जाने का कार्य करती हैं, ये एपिथीलियम ऊतक की बनी होती है। नलिका स्तर, शरीर में जो छोटी छोटी जो नलिकाएं होती हैं उनका जो ऊपर का जो स्तर बना हुआ होता है, ऊपर का जो भाग बना हुआ होता है वो सभी एपिथीलियम ऊतक के द्वारा निर्मित होता है। फेफड़ों की कूपिका, यानी कि फेफड़े जो होते हैं मानव के श्वसन तंत्र के अंतर्गत मैंने बताया कि फेफड़े हृदय में जाकर के दाएं और बाएं दो भागों में बढ़ जाते हैं, जिसमें ये जो कोशिकाएं होती हैं, ये कोशिकाएं फैलना एक गुब्बारेनुमा संरचना होती है जो श्वसन क्रिया के दौरान फैलती सिकुड़ती हैं। ये जो कोशिकाएं होती हैं, ये कोशिकाएं भी एपिथीलियम ऊतक के द्वारा निर्मित होती हैं। और वृक्कीय नली, और जो वृक्क की जो नली होती है, किडनी वाला जो पार्ट होता है, वो नली भी एपिथीलियम ऊतक के द्वारा ही निर्मित होता है। तो एपिथीलियम, इस ऊतक के बारे में हम लोगों ने यही चीज जानी है कि एपिथीलियम ऊतक क्या होता है। तो ये जंतुओं के शरीर को ढकने का कार्य करता है, बाह्य सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करने वाला एक ऊतक होता है। शरीर के अंतर्गत त्वचा, मुंह, आहार नली, रक्त वाहिनी, नली का स्तर, फेफड़ों की कोशिका और वृक्कीय नली, ये सभी भाग एपिथीलियम ऊतक के द्वारा निर्मित होते हैं। बात आती है एपिथीलियम ऊतक की कि ये कितने भागों में विभाजित होता है। तो इनमें मैं बता दूंगा, सल्की एपिथीलियम होता है, घनाकार एपिथीलियम होता है, स्तंभाकार या पक्षमाभी एपिथीलियम होता है और स्तरित सल्की एपिथीलियम ऊतक होता है। ये ऊतक जो होते हैं, सल्की जो ऊतक होता है, इसमें रक्त नलिकाएं जो होती हैं और जो कोशिकाएं होती हैं, ये इसी की बनी होती है, सल्की एपिथीलियम ऊतक की। रक्त नलिका या कोशिका सल्की एपिथीलियम ऊतक की बनी हुई होती हैं और ये रक्त नलिकाएं जो होती है शरीर के अंतर्गत, ये पदार्थों का संवहन करने का कार्य करती हैं। मानव के अंतर्गत इस तरीके की जैसे रक्त नलिकाएं हैं, शिरात्मक रूप होता है। अब ये जो इनका पदार्थों का जो संवहन करना है, ये संवहन यानी लाने का, ले जाने का, संवहन करने का मतलब होता है बहना। किसी भी पदार्थ को लाने और ले जाने का कार्य जो होता है संवहन ऊतक के माध्यम से होता है, संवहन क्रिया होती है। तो रक्त नलिका जो होती है उसमें संवहन पदार्थों का संवहन होता है।
और एक कोमल स्तर का निर्माण करते हैं, यानी एक नाजुक नरम कंडीशंस होती हैं इनकी, तो ये कोमल स्तर का निर्माण करते हैं। ठीक उसी तरीके से शरीर के अंतर्गत कोशिकाएं पाई जाती हैं, और ये कोशिकाएं जो होती हैं मनुष्य के श्वसन तंत्र में, कोशिकाएं जो होती हैं ये गैसों का विनिमय करने का कार्य करती हैं। जब भी हम श्वसन क्रिया ग्रहण करते हैं तो कोशिकाएं गुब्बारे नुमा संरचना में फैल जाती हैं, जबकि ये कोशिकाएं जैसे हम श्वास निकालते हैं तो इससे उड़ जाती हैं, तो एक सतह धरातल प्रदान करने का कार्य करती हैं। शल्की एपिथेलियम ऊतक पहला प्रकार है इसका। इस ऊतक का कार्य क्या है, यहाँ पर इसमें जो इससे निर्मित होती है रक्त नलिका और कोशिकाएं जो होती हैं ये इस ऊतक के द्वारा निर्मित होती हैं। ये पदार्थों का संवहन करने का कार्य करती हैं, यानी पदार्थों को लाने ले जाने का कार्य करती हैं, और कोमल स्तर का निर्माण करती हैं, यानी कि नरम और नाजुक जो कंडीशंस होती है वो प्रदान करने का कार्य करती है। इनकी सतह कभी भी कठोर नहीं होती। इसके बाद में शरीर का रक्षात्मक कवच भी होती है। रक्त नलिका के ऊपर जो होती है उसके अलावा त्वचा के नीचे इनका रक्षात्मक कवच होता है। अपनी जो त्वचा होती है, त्वचा के नीचे एक रक्षात्मक प्रक्रिया अपनाने का कार्य करती है ताकि बाह्य आघातों से हमारी सुरक्षा हो सके। फर्स्ट अटेम्प्ट ये होता है कि माना हम लोगों को बाह्य रूप से कोई भी आघात पहुंचा, तो उस आघात को या उस चोट को बचाने के लिए ये सक्रिय होता है शल्की एपिथेलियम ऊतक, जो शरीर को रक्षात्मक कवच प्रदान करने का कार्य करता है। शल्की एपिथेलियम ऊतक शरीर के अंतर्गत बाह्य आघातों से सुरक्षा प्रदान करने का भी कार्य करता है। इसके बाद में इसका जो दूसरा प्रकार है घनाकार। घनाकार यानी इसका आकार कैसा होता है, घन के आकार का होता है, घन के आकार का होता है। तो घनाकार, घन के आकार की कंडीशंस देखने को मिलती हैं इसमें। इस तरीके से, तो ये कंडीशन इसकी क्या है, घनाकार होती है। अब घनाकार जो ऊतक होता है ये वृक्क की नली, यानी अपना जो वृक्क होता है, किडनी जो होती है उसकी नली और लार ग्रंथियों की नली के स्तर का निर्माण करता है। लार ग्रंथियां जो सक्रिय होती हैं, जो लार ग्रंथि हमारे शरीर में मुख के द्वारा जो निष्कासित होती हैं, उन लार ग्रंथियों का जो स्तर बनाने का कार्य करता है, बाह्य स्तर बनाने का कार्य करता है, वो करता है घनाकार वृक्कीय नली, घनाकार एपिथेलियम ऊतक। तो ये वृक्कीय नली और लार ग्रंथियों की नली के स्तर का निर्माण करता है। तीसरा है इसमें स्तंभाकार पक्षमाभि, और स्तंभाकार पक्षमाभि जो होता है ये श्वास नली के अंतर्गत पाया जाता है। मनुष्य की श्वास नली यहां से गले से लेकर के और नासिका तक, तो इसका जो कार्य होता है पक्षमाभ यानी कि सीलिया, पक्षमाभ यानी कि सीलिया। इसमें क्या होता है, रोम होते हैं और ये श्लेष्मा का श्रावण भी करता है। मनुष्य की जैसे श्वास नली नाक में आकर के समाहित होती है, नाक के अंतर्गत श्लेष्मा झिल्ली होती है। इस श्लेष्मा झिल्ली में नाक के अंतर्गत पक्षमाभ पाए जाते हैं, यानी बाल पाए जाते हैं, छोटे छोटे महीन रोम होते हैं, बाल पाए जाते हैं। ये बाल जो होते हैं बाहर से धूल मिट्टी के जो कण होते हैं उनको जाने से रोकने का कार्य करते हैं, श्लेष्मा को आगे बढ़ाता है ये स्तंभाकार पक्षमाभि, जिसके कारण नाक के अंतर्गत तरल पदार्थ बहता है। ये जो तरल पदार्थ होता है धूल मिट्टी के कणों को नाक के अंतर्गत चिपका देता है ताकि वो शरीर के अंतर्गत न जाए। तो इस क्रिया में श्वास नली में पक्षमाभ यानी सीलिया और रोम पाए जाते हैं। उसके अलावा ये श्लेष्मा का श्रावण करती है, और श्लेष्मा का श्रावण करने के साथ साथ ये श्लेष्मा के द्वारा ये धूल मिट्टी के कणों को रोकने का भी कार्य करती है, यानी धूल मिट्टी के जो कण होते हैं वो सभी इसके माध्यम से रोकते हैं। हम देखते हैं जैसे मनुष्य की जैसे नासिका यानी नाक का बहना, ये जो कंडीशंस होती हैं वो मुख्य रूप से श्लेष्मा पर आधारित होती है। श्लेष्मा झिल्ली होती है, इस श्लेष्मा झिल्ली में एक तरल पदार्थ बहता है जिसको हम नाक बहने की प्रक्रिया कहते हैं। ये तरल पदार्थ जो होता है ये नासिका के अंतर्गत, नाक के अंतर्गत धूल मिट्टी के कणों को रोकने का या जमाने का कार्य करती है। इसके बाद में इसका चौथा जो प्रकार है वो है जंतु ऊतक, और जंतु ऊतकों में आता है स्तरित सल्की। स्तरित सल्की यानी कि त्वचा की परतों का निर्माण करना। जो मैं अभी बता रहा था कि मनुष्य की त्वचा अधिचर्म ऊपर का भाग, सबसे पहले ऊपर का भाग, फिर त्वचा के नीचे इसकी अधिचर्म होती है, एपिडर्मिस वाला भाग होता है। और एपिडर्मिस वाला जो भाग होता है, ये जो भाग होता है ये हमें कटने फटने से बचाने का कार्य करता है। आसानी से जैसे कोई धारदार वस्तु है उससे कभी कभार हम देखते हैं कोई वस्तु हमारी त्वचा के ऊपर, शरीर के ऊपर गिर जाती है तो उसका आंतरिक चोट लगती है लेकिन त्वचा नहीं कटती फटती। उसको बचाने का, त्वचा को कटने फटने से बचाने में जो क्रिया होती है वो स्तरित सल्की होती है। स्तरित यानी स्तर, त्वचा की कई परतें होती हैं,
जैसे सीबम ग्रंथियां भी होती है, सीबम परत होती है, अधिचर्म होती है, ऊपरी चर्म होती है। तो ये सबसे ऊपरी चर्म, इसके ठीक नीचे अधिचर्म, अधिचर्म के ठीक नीचे सीबम ग्रंथियां होती हैं जिनके माध्यम से पसीने का उत्सर्जन होता है। तो ये स्थल की होता है। ये जो प्रकार हम लोगों ने पढ़े हैं, ये चारों प्रकार एपिथीलियम ऊतक के पढ़े हैं। इसके बाद में जंतुओं का जो दूसरा ऊतक आता है वो आता है संयोजी ऊतक। और संयोजी ऊतक जो होता है, इसकी कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी हुई होती हैं, यानी कि एक दूसरे की कोशिकाएं फैली हुई होती हैं और अंतर कोशिकीय जो अधात्री होते हैं उनमें धसी हुई रहती हैं ये संयोजी ऊतक की कोशिकाएं। अधात्री यानी मैट्रिक्स, जो हमारे शरीर के अंतर्गत एक तरीके से क्या होते हैं, खराब पदार्थ होते हैं, टॉक्सिन्स जो होते हैं, हानिकारक जो पदार्थ होते हैं, वो सभी हानिकारक पदार्थों के अंतर्गत ये संयोजी ऊतक की कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी होने के कारण संयोजी जो ऊतक होता है ये इसमें अधात्रियों में धसा हुआ रहता है। रक्त भी हमारा क्या है, एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है, जिसके बारे में हम लोगों ने पहले भी पढ़ चुके हैं। मैं फिर बता दूं एक बार, रक्त जो होता है दो भागों में विभाजित होता है। पहला भाग होता है प्लाज्मा और दूसरा भाग होता है रक्त। प्लाज्मा जो होता है ये एवरेजन 55% भाग बनाता है और रक्त जो होता है वो एवरेजन 45% भाग बनाता है संपूर्ण रुधिर का। यानी पूरे रुधिर का लगभग 55% प्लाज्मा होता है और 45% रक्त होता है। ये जो भाग होता है ये तरल होता है, ये भाग तरल होता है। और रक्त में ये जो कणिकाएं होती हैं, रक्त कणिकाएं, रक्त में जो कणिकाएं होती हैं ये होती हैं ठोस। ये ठोस तरल में ही समाहित होती हैं, यानी प्लाज्मा में ही बहती हैं। प्लाज्मा का जो मूल जो निर्माण होता है वो होता है प्रोटीन के माध्यम से, यानी कि प्लाज्मा में प्रोटीन पाया जाता है, सोडियम क्लोराइड की मात्रा होती है और विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स पाए जाते हैं जो प्लाज्मा के तरल पदार्थ में सक्रिय रहते हैं। तो ये तरल संयोजी ऊतक होता है एक तरीके का, और ये संयोजी ऊतक का एक भाग है। इसमें प्रोटीन, रक्त दो भागों में, प्लाज्मा और रक्त कणिकाएं। रक्त कणिकाओं के अलावा प्लाज्मा लगभग 55% भाग बनाता है और रक्त कणिकाएं 45% भाग बनाती है संपूर्ण रुधिर का। प्लाज्मा में प्रोटीन, नमक और हार्मोन नामक पदार्थ पाए जाते हैं, जबकि रक्त कणिकाओं में विभिन्न प्रकार की गैसें, शरीर के पचे हुए भोजन, हार्मोन, उत्सर्जित पदार्थों का संवहन होता है। यानी कि इन रक्त कणिकाओं में विभिन्न प्रकार की गैसें, यानी हमारे रुधिर के द्वारा क्या होता है, CO2 व O2 का विनिमय, रुधिर में ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का। हम लोग देखते हैं कि वातावरण से कार्बन ऑक्सीजन को हम ग्रहण करते हैं, ग्रहण करने के बाद में ऑक्सीजन सर्कुलेट होती है और CO2 हम इसके द्वारा निष्कासित करते हैं। शरीर के पचे हुए भोजन को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाना, शरीर को एक तरीके से जो भी हम लोगों द्वारा भोजन किया जाता है उसमें से जो पोषक तत्व होते हैं उनको हमारे रुधिर के माध्यम से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, यानी कि अवशोषित कर लिया जाता है। और अवशोषित करने के बाद में शरीर के विभिन्न भागों को एक ऊर्जा प्रदान करने का ये कार्य करता है। इसके बाद में आता है हार्मोन। विभिन्न प्रकार के हार्मोन जीवों के अंतर्गत सक्रिय होते हैं। तो ये हार्मोन हम लोग बहुत सारे हार्मोन पढ़े हैं हमने। इन हार्मोनों में जैसे मुख्य रूप से थायरोक्सिन हार्मोन है, पिट्यूटाइन हार्मोन है, उसके अलावा एड्रेनालिन हार्मोन है, इंसुलिन हार्मोन है, ग्लूकेगॉन हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है। ये जितने भी हार्मोन्स जो होते हैं इनको शरीर के अंतर्गत वहन करने का जो कार्य करता है वो रुधिर ही करता है और संयोजी ऊतक करता है। उत्सर्जित पदार्थों का संवहन, जो शरीर में हम लोगों ने हमारे द्वारा जितने भी पदार्थ हमने ग्रहण किए, इन ग्रहण किए हुए पदार्थों को संवहन करने का कार्य, शरीर के सभी भागों तक पहुंचाने का जो कार्य होता है वो रक्त कणिकाएं करती हैं। इनके बाद में आता है अस्थि ऊतक। अगला ऊतक है अस्थि। अस्थि का मतलब होता है हड्डियां। अस्थि ऊतकों में एक दूसरी अस्थियों को जो जोड़ने का कार्य तो वो संयोजी अस्थि ऊतक होता है एक तरीके से। तो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की अस्थियां पाई जाती हैं और ये अस्थियां जो होती हैं शरीर के कंकाल या ढांचे का निर्माण करती हैं। इनमें शरीर में कंकाल या ढांचे, मानव के शरीर से यदि अस्थियों को निकाल दिया जाए तो मानव का जो शरीर है, किसी भी जीव का जो शरीर होता है उसमें से अस्थियों को यदि निकाल दिया जाए तो वो एक पिंड के रूप में रह जाता है। तो ये अस्थि ऊतक में आता है उपास्थि। उपास्थि में आती है लचीलापन, यानी कि एक तरीके से मांसपेशियां आती हैं, जैसे कान की अस्थि। कान का ये भाग होता है, लचीलापन होता है, लेकिन अस्थियां जो होती हैं वो कठोर होती हैं, उनको हम मोड़ नहीं सकते। लेकिन कान, नाक, ये जो अस्थियां होती हैं इनमें ये अस्थि ना होकर के उपास्थियां होती हैं, इनमें लचीलापन होता है। नेत्र के पलक, इनके ऊपर भी उपास्थियों का प्रभाव देखने को मिलता है। इसके बाद में अगला जो है वो है पेशीय ऊतक।
और पेशीय ऊतक जो होता है ये लंबी कोशिकाओं का बना हुआ होता है, इन्हें पेशीय रेशा भी कहा जाता है। लंबी कोशिकाओं का बना होता है और इन्हें पेशीय रेशा कहा जाता है। इनमें कुछ पेशियां ऐसी होती है ऐच्छिक पेशी। ऐच्छिक पेशी क्या होती है? जो पेशियां हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करें वो होती है ऐच्छिक पेशी। इन ऐच्छिक पेशियों में जैसे हम लोगों ने सोचा कि मुझे पानी पीना है या भोजन करना है, तो हम हमारी इच्छा के अनुसार भोजन करने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें हमारे द्वारा क्या है, हमारी इच्छा है वो है ऐच्छिक। अनैच्छिक पेशियां जिनमें हमारी इच्छा के अनुसार नहीं, जबकि जीवों के साथ वो क्रियाएं घटित होती हैं, जैसे मनुष्य की श्वसन दर, ब्लड प्रेशर, रुधिरदाब, नेत्र का झपकना, ये सभी अनैच्छिक पेशियों के अंतर्गत आता है। उसके अलावा कार्डियक पेशी, कार्डियक पेशी जो होती है जीवन भर मानव का जो हृदय की जो पेशियां होती हैं, हृदयगत पेशियां होती हैं, वो जीवन भर लयबद्ध रूप से संकुचन पैदा करती हैं। मानव का जो हृदय है वो लयबद्ध रूप से यानी क्रमानुसार जीवन भर पेशी संकुचन उत्पन्न करता है, तो वो कहलाती है कार्डियक पेशी। और इसके बाद में आता है लास्ट इस चैप्टर का तंत्रिका तंत्र। मानव शरीर का सबसे बड़ा जो तंत्रिका तंत्र, सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका कोशिका होती है। हमें तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ रहे हैं। तंत्रिका तंत्र जो होता है ये हमें उद्दीपनों के प्रति संवेदना जागृत करने का कार्य करते हैं, यानी विभिन्न प्रकार के जो उद्दीपन हमें प्राप्त होते हैं उनके प्रति हम लोगों को संवेदना उत्पन्न करना, उनके प्रति हम लोगों को जानना, जानकारी ग्रहण प्रदान कराना, तो ये तंत्रिका ऊतक का कार्य होता है। तंत्रिकाओं में इनके जो आगे के भाग होते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे तंत्रिका कोशिका जिस तरीके से बनी हुई है, जैसे ये तंत्रिका कोशिका का एक डायग्राम होता है इस तरीके का, इस तरीके से। तो ये जो डायग्राम बनाया हुआ है, यहां से इसका तो ये इसका केंद्रक वाला भाग होता है। ये पूरा जो भाग है कोशिका का है, ये दुर्मांस में होते हैं। ये तंत्रिकाक्ष, तंत्रिकाक्ष वाला यानी एक्सॉन सिरा होता है। ये सिनेप्टिक पुटिकाएं होती हैं, इनमें न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। तो ये तंत्रिका कोशिका का एक डायग्राम बनाया हुआ है। इसमें ये पूरा भाग इसका कोशिका का है, सेल बॉडी कहलाता है। इसमें क्या होता है, द्रुमाश्म जो होते हैं, धागेनुमा रचना होती है। इन द्रुमाश्मों के माध्यम से हम बाह्य उद्दीपनों को ग्रहण करते हैं। उद्दीपन ग्रहण करने के बाद तंत्रिकाक्ष में होते हैं, सिनेप्टिक पुटिका में जाते हैं। सिनेप्टिक पुटिका से संवेदनाएं मानव के मस्तिष्क तक जाती हैं, केंद्रिका तंत्र को जाती हैं, वहां से संवेदनाएं आती हैं, तब जाके हमें बाह्य संवेदनाओं का पता लगता है। और ये बाह्य संवेदनाएं, जैसे हम लोग गर्मियों के दिनों में धूप में बैठे तो हमको धूप का एहसास होना कि धूप लग रही है, उसके प्रति हम उद्दीपन के प्रति क्या करते हैं, फिर अनुक्रिया करते हैं कि हमको छाया में बैठना चाहिए। तो ये जो क्रियाएं प्रेरित होती हैं ये तंत्रिका कोशिका के माध्यम से होती है। डियर स्टूडेंट, ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है ऊतकों वाला। और इस चैप्टर में जितने भी मैंने ये जो टॉपिक बताए हैं इनको आप अपने YouTube चैनल के माध्यम से देखने के बाद में इनको आप अपने घर पर लिखने का प्रयास करें, और लिखने के बाद में इनको सबको लर्न करने का प्रयास करें। आशा करता हूँ ये चैप्टर आपकी समझ में आया होगा। घर पर बैठ करके इनका नियमित रूप से अध्ययन करते रहें और फेयर कॉपी में इनको लिखते रहें। धन्यवाद।